आज हम पढ़ेंगे हिस्ट्री का एक चैप्टर और उसका नाम है सोशलिज्म इन यूरोप एंड रशियन रिवॉल्यूशन। वैसे कुछ भी कहो, हिस्ट्री थोड़ा ना बोरिंग हो जाता है, पर मैं पूरी कोशिश करूँगी कि तुम्हारे मनोरंजन में कोई कमी ना आए। तो चलो शुरू करते हैं। ये जो चैप्टर है ना, इसको हम दो पार्ट्स में डिवाइड कर लेते हैं। पहले हम समझ लेते हैं सोशलिज्म इन यूरोप, फिर बाद में बात करेंगे रशियन रिवॉल्यूशन की। तो अब सोशलिज्म इन यूरोप पे चलने से पहले ये मैं तुम्हें समझा दूं कि सोशलिज्म क्या होता है। तो भैया ऐसा है कि सोशलिज्म एक ऐसी फिलॉसफी है, यह एक ऐसा सिस्टम है जिसमें पैसा, पावर, अपॉर्चुनिटीज, अथॉरिटी, ये सारा सब कुछ गिने चुने लोगों के हाथ में नहीं होता। कहने का मतलब कि सारी अपॉर्चुनिटीज, सारे रिसोर्सेज, ये सब सोसाइटी में इक्वली डिवाइडेड होता है। इसका मतलब कि जिन लोगों के पास पैसा या पावर है वो सोसाइटी को डोमिनेट नहीं कर पाएंगे। इसका ठीक उल्टा होता है कैपिटलिज्म। कैपिटलिज्म नाम से ही समझ में आ गया होगा, पूरा खेल होता है पैसे का। मतलब जिसके पास पैसा है वो ही पावरफुल है और बाकी की बची हुई सोसाइटी की वो फिर बारह बजाता है। वैसे देखो, ऐसा है कि जब से फ्रांस में रेवोल्यूशन हुआ ना, बोले तो फ्रेंच रेवोल्यूशन। अच्छा, अगर तुम्हें अभी तक यही नहीं पता कि फ्रेंच रेवोल्यूशन क्या है, तो जाके पहले वो वाला वीडियो देखो, और जिन्होंने देख लिया है वो आगे की कहानी सुनो। तो भैया जब फ्रेंच रेवोल्यूशन हुआ ना, तो लोगों को लगने लग गया कि जब फ्रांस वाले अपने राजा को पब्लिकली गिलोटिन कर सकते हैं तो हम क्यों नहीं कर सकते। जब वहाँ की सोसाइटी में रीस्ट्रक्चरिंग हो सकती है तो हमारे यहाँ क्यों नहीं हो सकती। तो ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ एक कंट्री की बात थी, पूरे यूरोप में, जर्मनी, इटली, रशिया, सब जगह ये सोशलिज्म वाला कॉन्सेप्ट ना धीरे धीरे फैलते जा रहा था। यूरोप की जो सोसाइटी थी ना, उसमें ओवरऑल पावर जो थी वो कुछ सिलेक्टेड लोगों के पास ही थी, बोले तो चर्च और नोबिलिटी के पास। तो ऐसा लगने लग गया था कि भाई ये पावर, पैसा, अथॉरिटी, ये सिर्फ वहीं तक क्यों सीमित रहे। क्यों ना हमारे लोगों को, हमारे लोग मतलब हम जैसे कॉमन मैन तक भी सारी फैसिलिटीज पहुंचे, और ये जो प्रिविलेजेस थी जिसका ये लोग मिसयूज करते थे, उसके अगेंस्ट ना धीरे धीरे मूवमेंट शुरू हुआ। और वो सिर्फ यूरोप तक ही लिमिटेड नहीं रहा, इंडिया में भी राजा राम मोहन रॉय, नाम तो सुना ही होगा, उन्होंने भी इस चीज से इंस्पिरेशन ली और धीरे धीरे इंडिया में भी ना ये सारी बातें स्प्रेड होने लग गई थी। अब अगर तुम यूरोप के लोगों की बात करो तो उनकी थिंकिंग के हिसाब से ना मेनली वहाँ तीन ग्रुप्स बना सकते हो। पहले थे लिबरल्स, दूसरे थे रेडिकल्स और तीसरे थे कंजर्वेटिव्स। लिबरल्स के बारे में बात कर लेते हैं। लिबरल्स नाम सुन के तुम्हें समझ में आ रहा होगा कि थोड़े लिबर्टी और थोड़े फ्रीडम को इम्पोर्टेंस देने वाले लोग थे। तो ये ऐसे लोग थे जिनको ऐसा लगता था कि एक ऐसी गवर्नमेंट होनी चाहिए जो सारे रिलीजन्स को टॉलरेट कर ले। अब अगर रिलीजन सुन के तुम्हारे दिमाग में ये आ रहा हो कि वहां तो सिर्फ क्रिश्चियंस ही थे, बिल्कुल सही, थे तो क्रिश्चियंस ही, पर अलग अलग तरीके के। कोई रोमन कैथोलिक था तो कोई प्रोटेस्टेंट था, कोई किसी चर्च को मानता था तो कोई किसी चर्च को मानता था। मतलब वहाँ भी रिलीजन के बेसिस पे ना थोड़ा बहुत डिस्क्रिमिनेशन तो था ही। तो इन लोगों को ऐसा लगता था कि गवर्नमेंट का, बोले तो पॉलिटिक्स और रिलीजन, इनका आपस में कोई कनेक्शन नहीं होना चाहिए। और इनको ऐसा लगता था कि जो गवर्नमेंट है वो बाय बर्थ या डायनेस्टी रूलर्स की नहीं चलनी चाहिए। एक ऐसी गवर्नमेंट होनी चाहिए जिसको हम लोग वोट कर सकें। और हम लोग बोले तो कौन, सिर्फ प्रॉपर्टी ओनर्स। उन लोगों की ना एक बड़ी गंदी बात थी, उन्होंने फीमेल्स को वोटिंग राइट नहीं दिए। उन्होंने यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज में कोई भरोसा नहीं रखा। उनके हिसाब से वोटिंग राइट्स सिर्फ और सिर्फ प्रॉपर्टी ओनर्स को ही मिलने चाहिए थे। अब लिबरल्स ना वोटिंग सबसे नहीं करवाना चाहते थे, पर गवर्नमेंट ऐसी चाहते थे जो इलेक्टेड पार्लियामेंट्री फॉर्म हो, बोले तो कि लोग वोट करें और एक सिस्टमैटिक गवर्नमेंट बनाए। और उस गवर्नमेंट में जो लॉज बनाएंगे वो भी ऐसे ही कोई चुन्नू मुन्नू नहीं बनाएंगे। एक्सपर्ट, ट्रेंड, एक्स ऑफिसर्स, जो जज और जो जुडिशरी सिस्टम के लोग हैं वही बना सकते थे। बोले तो जैसे अपने इंडिया में होती है ना गवर्नमेंट, वोट करने के बाद बनती है, कुछ वैसे ही फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट वो लोग भी चाहते थे। और उनको ऐसा लगता था जुडिशरी और गवर्नमेंट, इनका आपस में कोई लेना देना नहीं होना चाहिए। जुडिशरी जो बॉडी है वो एकदम फ्रीली और इंडिपेंडेंटली काम करनी चाहिए।
गवर्नमेंट ऑफिसर्स का उसके ऊपर, बोले तो जजेस के ऊपर कोई कंट्रोल नहीं होना चाहिए। तो ये बात तो थी लिबरल्स की। अब थोड़ा सा समझ लो रेडिकल्स को। इन लोगों को ऐसा लगता था कि क्यों भाई, सिर्फ वोटिंग राइट तुम प्रॉपर्टी ओनर्स को ही दोगे, बाकी लोग क्या पकौड़े तलने के लिए पैदा हुए हैं। इनको ऐसा लगता था कि गवर्नमेंट जो है वो मेजॉरिटी ऑफ पॉपुलेशन की ओपिनियन के बेसिस पे बनना चाहिए। और मेजॉरिटी ऑफ पॉपुलेशन में कौन लोग भी आ गए, फीमेल्स भी, वर्कर्स भी, पीजेंट्स भी, सब, गरीब भी, अमीर भी, सारे लोग। इनको ऐसा लगता था कि फीमेल्स को भी वोटिंग राइट्स देने चाहिए। और ये लोग ना भाई साहब, प्राइवेट प्रॉपर्टी से इनकी बहुत दुश्मनी थी। इनको ऐसा लगता था कि प्राइवेट प्रॉपर्टी जब तक रहेगी ना तब तक सोसाइटी में इक्वालिटी तो आ ही नहीं सकती। रेडिकल्स की ये जो कॉन्सेप्ट था ना प्राइवेट प्रॉपर्टी ओनिंग वाला सिस्टम, रेडिकल्स की और इस कॉन्सेप्ट की ठीक वैसी दुश्मनी थी जैसी तुम्हारी और हिस्ट्री के बुक के बीच की। हालांकि अपने को ये दुश्मनी नहीं रखनी, प्यार मोहब्बत से रहो, अच्छे मार्क्स लाओ, तुम्हारा भी जीवन सुख शांति में बीतेगा। अब तीसरा ग्रुप था कंजर्वेटिव्स का। कंजर्वेटिव्स वो लोग थे जिनको ना लिबरल्स का आइडिया पसंद आया न रेडिकल्स का। और मोस्टली कंजर्वेटिव में ना राजा और उसके लोग थे। तो वो लोग तो ये बिल्कुल नहीं चाहते थे कि उनका डोमिनेंस खत्म हो और कॉमन मैन और डेमोक्रेसी या फिर इक्वालिटी ऐसी वाली टर्म्स एग्जिस्ट करें। लेकिन फ्रेंच रेवोल्यूशन के बाद ये जो कंजर्वेटिव्स थे ना, इनको भी ये लगने लग गया था कि अब अगर अपन चेंज नहीं हुए तो हो सकता है कि चेंज होने के लिए अपन बचे ही ना। तो ऐसा है कि सूनर और लेटर जितनी जल्दी अपन चेंज के साथ एडजस्ट कर लेंगे उसी में अपनी भलाई है। चेंज को तो अडॉप्ट करने के मूड में थे, पर इनको चेंज ना एकदम सडनली इम्पोज्ड नहीं चाहिए था। इनका ऐसा कहना था कि भाई आप पास्ट को भी रेस्पेक्ट करो और धीरे धीरे चेंजेस को अकोमोडेट करो। ये जो हमने तीन आइडियोलॉजीज की बात की ना, लिबरल्स, रेडिकल्स और कंजर्वेटिव्स, ये तब की बात है जब यूरोप में नया नया इंडस्ट्रियलाइजेशन शुरू हुआ था। इंडस्ट्रियलाइजेशन बोले तो नई नई इंडस्ट्रीज आ रही थी, ट्रांसपोर्ट के लिए रेलवेज एक्सपैंड हो रहे थे। अब ऑब्वियस सी बात है कि अगर इंडस्ट्रियलाइजेशन हो रहा है तो सोसाइटी में भी काफ़ी चेंजेस आ रहे थे, नई नई सिटीज़ बन रही थी। अगर आप ब्रिटेन की बात करो, बोले तो इंग्लैंड की, तो वहाँ पे मैनचेस्टर, लिवरपूल, ये वाली जो सिटीज़ थी ना, वहाँ पे धीरे धीरे पॉपुलेशन बढ़ती जा रही थी। क्योंकि इंडस्ट्री जहाँ होती है वहाँ पे एम्प्लॉयमेंट के कारण बहुत सारे लोग रहने आ जाते हैं। और अगर आप बात करो रशिया की, तो वहाँ पे सेंट पीटर्सबर्ग, जिसको बाद में पेट्रोग्राड बोलने लग गए थे ये लोग, और मॉस्को, इस टाइप की सिटीज़ डेवलप हो रही थी। इन इंडस्ट्रीज़ और फैक्ट्रीज़ में ना मेन, विमेन, चिल्ड्रन, सबसे बहुत काम करवाया जाता था। हाँ, चिल्ड्रन, बच्चे, तुम्हारी एज के और इनफैक्ट तुमसे छोटे भी। तुमको घर में बैठ के हिस्ट्री पढ़ने में जोर आता है? जस्ट इमेजिन, वो बच्चे बेचारे फैक्ट्रीज में काम करते थे। तो एक काम करो, वीडियो पॉज करो और अपने मम्मी पापा को जाके ना थैंक यू और आई लव यू बोलो कि उन्होंने तुम्हें इतनी अच्छी लाइफ दी। अच्छा, एक काम करो, वीडियो के बाद कर लेना ये काम। ये वाला जो सेक्शन था ना सोसाइटी का, जो इंडस्ट्रीज में वर्कर्स की तरह, लेबरर्स की तरह काम करते थे, इनकी हालत सच में बहुत बुरी थी। इनको घंटों घंटों तक काम करवाया जाता था और पैसे बहुत कम दिए जाते थे और फ्रीक्वेंट डिसमिसल होता था। डिसमिसल बोले तो चाहे जब जॉब से निकाल दिया जाता था। सैनिटेशन की, हाइजीन की, खाने पीने की, रहने की, ये सारी कंडीशंस तो बहुत ही बुरी थी। इनफैक्ट इनको एक छोटी सी प्लेस में, उसको चैम्बर्स कहते थे, उनमें रखा जाता था और जो बेड्स होते थे ना वो भी शिफ्ट वाइज अलॉट होते थे। मतलब कि एक बेड 2 आदमी शेयर करते थे। उस टाइम की मैक्सिमम जितनी इंडस्ट्रीज थी ना वो सारी प्राइवेटली ओन्ड थी। अब कोई भी इंडस्ट्री ओनर ये तो नहीं चाहेगा ना कि उसका प्रॉफिट बाकी लोगों में बटे। पर हाँ, मैं तुम्हें एक बात बता दूं कि जो इंडस्ट्री ओनर्स थे ना, ये सारे इतने बुरे नहीं थे। उसमें से कुछ लिबरल्स और रेडिकल्स भी थे। उन लोगों को ऐसा लगता था कि जब तक अगर यही सिस्टम चलता रहा कि कुछ एक सेक्शन सोसाइटी का बाकी बचे हुए सेक्शन को डोमिनेट करेगा या एक्सप्लॉइट करेगा, तब तक तो इक्वालिटी जैसी कोई टर्म एग्जिस्ट ही नहीं करेगी। तो इन लोगों ने सोचा कि क्यों ना हम इस प्रॉब्लम का सोल्यूशन निकालें। तो ऐसे लोग, ऐसे लिबरल्स और रेडिकल्स जो इन सारी प्रॉब्लम्स का सोल्यूशन निकालने के लिए माथापच्ची कर रहे थे,
उन लोगों को कहते थे सोशलिस्ट। सोशलिस्ट बोले तो सोशलिज्म में बिलीव करने वाले। ये जो सोशलिस्ट लोग थे ना, इन सब का दिमाग एक ही तरीके से काम करता था। इन लोगों को ऐसा लगता था कि जब तक ये प्राइवेट प्रॉपर्टी है सोसाइटी में, तब तक तो एविल्स रहेंगे। इन लोगों को ऐसा लगा कि क्यों ना इसकी जगह हम कोऑपरेटिव्स बनाएं। कोऑपरेटिव्स नाम से ही तुम्हें समझ में आ रहा होगा। तो ये सोशलिस्ट लोगों को ऐसा लगता था कि अगर कोऑपरेटिव्स आएंगी तो क्या होगा, सारे लोग साथ में काम करेंगे और साथ में मजे भी करेंगे। एक भाई था रॉबर्ट ओवन करके, उसने अमेरिका में इंडियाना करके एक जगह, वहां पे तो एक कोऑपरेटिव सोसाइटी बना भी ली और उसका नाम था न्यू हार्मनी। अब ये जो था ना रॉबर्ट ओवन, ये एक बहुत बड़ा इंग्लिश मैन्युफैक्चरर था, पर सोशलिस्ट लोगों को ये लगता था कि ये तो ठीक है, एक आदमी है इतना अच्छा, पर बाकी सारे इंडस्ट्रियलिस्ट तो ऐसे नहीं है ना जो कोऑपरेटिव सोसाइटी बनाने के बारे में सोचेंगे। तो कुछ सोशलिस्ट लोगों को ऐसा लगता था कि ये कोऑपरेटिव्स का आइडिया अगर इंडिविजुअल्स तक ही लिमिटेड रहा तो हम वो नहीं अचीव कर पाएंगे जो हमने सोचा है। कुछ सोशलिस्ट लोगों को ऐसा लगता था कि कोऑपरेटिव्स बनाना या सोसाइटी में इक्वालिटी लाना ये गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। गवर्नमेंट को चाहिए कि वो सारे रिसोर्सेस इकट्ठे करे और फिर उनको किसी इंडिविजुअल के हाथों में नहीं दे, गवर्नमेंट का कंट्रोल हो और सोसाइटी उस पर काम करे। इतनी देर से जो तुम ये सोशलिज्म की मूवी देख रहे हो ना, इस मूवी के प्रोड्यूसर थे कार्ल मार्क्स। कार्ल मार्क्स जो थे ना, ये एक बहुत बड़े फिलोसोफर थे। उन्होंने ये सोशलिज्म का कॉन्सेप्ट पूरे यूरोप में फैलाया और धीरे धीरे यूरोप से ये पूरे वर्ल्ड में फैल गया। वो भी इस प्राइवेट प्रॉपर्टी ओनिंग सिस्टम के बिल्कुल अगेंस्ट में थे। उनको भी ऐसा लगता था कि जब तक ये प्राइवेट प्रॉपर्टी रहेगी तब तक वो जो इंडस्ट्रियलिस्ट हैं वो अपना प्राइवेट गेन, प्राइवेट बेनिफिट्स ही सोचेंगे, उससे बाहर वो लोग नहीं आने वाले। तो उनका ये कहना था कि वर्कर्स को चाहिए कि वो अपनी एक रेडिकली स्ट्रॉन्ग पार्टी बनाए और अपने अधिकारों के लिए लड़े, क्योंकि सोसाइटी का फ्यूचर तो सोशलिज्म ही है, कैपिटलिज्म तो कभी हो ही नहीं सकता। कार्ल मार्क्स को ऐसा लगता था कि प्रॉपर्टी ना सोशली कंट्रोल्ड होनी चाहिए, वो सिर्फ कुछ लोगों के हाथ में नहीं होनी चाहिए, और ऐसी सोसाइटी को उन्होंने कम्युनिस्ट सोसाइटी नाम दिया। 1870 के आते आते ये आइडियाज पूरे यूरोप में फैलने लगे और कार्ल मार्क्स और उनके जैसे और भी थोड़े बहुत लोगों ने मिलकर एक एसोसिएशन बनाया। अलग अलग कंट्रीज से थे ये लोग और इस एसोसिएशन का नाम पड़ा सेकेंड इंटरनेशनल। इनफैक्ट इंग्लैंड और जर्मनी में इस एसोसिएशन ने कुछ फंड्स भी रेज कर लिए थे और वो फंड्स उन वर्कर्स के काम आते थे जिनका थोड़ा मुश्किल का टाइम गुजर रहा होता था। इनकी एक बहुत बड़ी एसोसिएशन बनी। पर क्या हुआ कि 1914 तक भी ये एसोसिएशंस ना सिर्फ छोटे मोटे रेवोल्यूशंस ही कर पाई, गवर्नमेंट नहीं बना पाई। अलग अलग कंट्रीज में इसी बहुत सारी अलग अलग पार्टीज बनी, जैसे लेबर पार्टी बनी ब्रिटेन में, और तुमने फ्रेंच रेवोल्यूशन में पढ़ा ही होगा, वहां बनी एक सोशलिस्ट पार्टी। तो ये जो सारी पार्टीज थी ये वर्कर्स के एसोसिएशन से ही बनी थी। इनकी सिर्फ जो डिमांड्स थी वो यहीं तक लिमिटेड थी कि वर्कर्स को उनका राइट मिले। और तो और जर्मनी में इसी एसोसिएशन ने सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी, इन शॉर्ट एसडीपी, इनके साथ काम किया और वहां के जब इलेक्शंस हुए थे ना तो बहुत सारी सीट्स जितवाने में इस एसोसिएशन ने उनको हेल्प की थी। बट अनफॉर्चुनेटली अभी तक भी, मतलब 1914 तक भी गवर्नमेंट्स जो बन रही थी वो मेनली कंजर्वेटिव्स की ही बन रही थी। ये जो सोशलिज्म का कॉन्सेप्ट था ना, इसको रशिया वालों ने थोड़ा ज़्यादा ही सीरियसली ले लिया, थोड़े ज़्यादा ही भावुक हो गए वो, और यहीं से शुरुआत हुई फिर द रशियन रेवोल्यूशन की, जिसके बारे में हम अगले वीडियो में बात करेंगे। और हाँ, मैंने तुम्हें एक काम बोला था वीडियो के एंड में करने को, जाओ फटाफट अपने मम्मी पापा को थैंक यू और आई लव यू बोल दो।